मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। योगी सरकार आज स्वीडन की कंपनी आईकेईए के साथ एमओयू साइन करने जा रही है। स्वीडन की कंपनी आईकेईए घरेलू उत्पाद बनाती है। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अब से थोड़ी देर बाद यह कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें एमएसएमई के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। और बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। अनामिका, उत्तर प्रदेश के लिए लगातार सौगातों की बारिश हो रही है और इस बीच निवेश को आमंत्रित करने के लिए योगी सरकार की जो कोशिशें थी वो भी कामयाब होती दिख रही हैं। देखिए अनुपम, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी, सबसे पहला ग्रैंड इवेंट किया गया था इन्वेस्टर समिट का उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी की गई। इसके बाद चूंकि कोरोना काल चल रहा था और उस बीच में भी बहुत सारे प्रयास किए गए थे अलग अलग कंपनियों से बातचीत के जरिए, लेकिन अब माफ कीजिएगा, आईकेईए आईकिया जो कंपनी है जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी हैदराबाद में, वो अपने यूनिट के लिए उत्तर प्रदेश में लगातार उससे बातचीत चल रही थी सरकार के अधिकारियों की। और अब इस बैठक के बाद आज एक बड़ा एमओयू हस्ताक्षरित होने वाला है मुख्यमंत्री आवास पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आईकेईए के जो बड़े अधिकारी है वो भी मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद है। और कुछ ही देर के बाद आपको तस्वीरें सामने यहाँ पर आएंगी, जहां पे उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर, उत्तर प्रदेश में कई यूनिट्स लगाने को लेकर के एमओयू पे हस्ताक्षर किया जाएगा। और चूंकि ये कंपनी घरेलू बनाती है और यूपी उनके लिए एक बड़ा बाजार है, जो कि बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है, लिहाजा उनके लिए बड़ा बाजार है। तो आईकेईए के लिए भी एक बड़ा मौका है और प्रयास ये किया जा रहा है सरकार की ओर से कि ऐसी कंपनियों को यूपी में बुला करके एक तरफ यूपी के विकास दर को बढ़ाया जाए, साथ ही वो रोजगार के जो उपलब्ध कराया जाए, मुहैया कराई जाए वो चीजें जो उत्तर प्रदेश के नौजवान जिसके लिए बाहर जाते हैं, स्वीडन जाते हैं, चूंकि ये कंपनी भी स्वीडन की ही है और यूपी में अपने लिए बड़ा बाजार ढूंढ रही है। बिल्कुल अनामिका, बने रहिए आप हमारे साथ। तो अनामिका बता रही थी, इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रही थी। और इधर एक और बड़ी खबर है, योगी सरकार हर जिले के 1000 विद्यार्थियों को टैबलेट दे सकती है। इसको लेकर जल्द ही सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। हर जिले में कॉलेज में दाखिला लेने वाले 1000 विद्यार्थियों को टैबलेट का तोहफा मिल सकता है। बता दें कि इसके जरिए बीजेपी अपने लोक संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र में किए गए वादे को चुनावी वर्ष में पूरा करने की योजना बना रही है। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मुफ्त लैपटॉप और मुफ्त इंटरनेट देने का वादा किया था। इसमें बिना किसी भेदभाव के हर कॉलेज में दाखिला लेने वाले छात्र को एक लैपटॉप और 1 GB डाटा देने का वादा किया गया था। अनामिका हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनी हुई है। अनामिका, जो चुनाव के वक्त वादा किया गया था, अब चुनावी साल से पहले सरकार उस वादे को पूरा करके आने वाले वक्त के लिए अपने रोड मैप को साफ करना चाहती है। देखिए अनुपम, आपको याद होगा 2017 के चुनाव से पहले बीजेपी का जब मैनिफेस्टो लॉन्च होने वाला था, उसी वक्त बीजेपी ने यह कहा था कि हमारा ये घोषणा पत्र नहीं है बल्कि लोक संकल्प पत्र है, जिसके लिए हम संकल्प ले रहे हैं कि जो वादे हम कर रहे हैं वो हम अपने चुनावी वर्ष में या अगले 5 साल के कार्यकाल में पूरा करेंगे। ये बात और है कि इसका काट निकाला गया था अखिलेश यादव की उस योजना को, जिसके तहत मुख्यमंत्री जब थे अखिलेश यादव तो उन्होंने कुछ मेधावियों को लैपटॉप वितरित किए थे। बीजेपी ने इसके जरिए यह प्रयास किया था कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मेधावियों को लैपटॉप दे रही है, लेकिन हम अगर सरकार में आए तो हम 1000 लाभार्थियों को जो कि कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं, यानी कि इंटरमीडिएट के बाद अगर ग्रेजुएशन में जाते हैं वो, तो उनको हम लैपटॉप देंगे। और इसी योजना के तहत सरकार अब ये प्रयास कर रही है कि चूंकि अब इसी के बाद आप ये देखिए कि ये जो बजट होने वाला है 2021-22 का, 22 में चुनाव होने वाले हैं, तो इसको चुनावी बजट भी माना जा रहा है। तो इसी चुनावी बजट में बीजेपी को याद आई है अपने उस वादे की जो लोक संकल्प पत्र में किया गया था, और अब इसी के तहत सरकार ये रणनीति बना रही है। हालांकि इसको लेकर के भी बातचीत चल रही कि कितने अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनको लैपटॉप देना है, एक जिले में कितने लोग ऐसे होंगे, कितना खर्चा आएगा, कितना बजट लगेगा, इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर भी मंथन चल रहा है। लेकिन प्रयास सरकार का यह है कि इसी चुनावी वर्ष में यानी कि 2022 में ही अपने इस वादे को पूरा किया जाए। न सिर्फ लैपटॉप बल्कि 1 GB डेटा भी जो वादा था लोक संकल्प पत्र में उसको भी पूरा किया जाए। और अब चूंकि ये माना जा रहा है कि चुनावी वर्ष है, तो नौजवानों को खासतौर पे इसके जरिए आप देख सकते हैं लुभाने का प्रयास है सरकार की ओर से अपने इसी वादे को पूरा करते हुए। बिल्कुल अनामिका, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रही थी। बाबा रामदेव आज कोरोना के लिए अपनी नई दवा को लॉन्च करेंगे। कोरोना के उपचार में काम आने वाली दवा एविडेंस बेस्ड होगी, यानी कि साक्ष्यों पर आधारित होगी। पतंजलि योगपीठ ने यह भी बताया है कि यह दवा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO GMP सर्टिफाइड है। GMP का मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है। इस आयोजन के मुख्य अतिथि सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी होंगे और बाबा रामदेव के अलावा
आदि योगी शिव की तरह लॉन्च के मौके पर पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहेंगे। तो कोरोना के इलाज में दवाई काम आएगी, उसको बाबा रामदेव लॉन्च करेंगे। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देते हुए आज दवाई को लॉन्च किया जाएगा। कोरोना के इलाज में ये काफी काम आएगी। नितिन गडकरी और इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। बस शीघ्र ही माननीय गडकरी जी, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के साथ मंच पर आएंगे और डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी हमारे बीच में होंगे और इस कार्यक्रम को आपके साथ बिना विलंब किए समय पर शुरू करेंगे। आप सभी से फिर हम आपके गौरव और हर्ष को आपके चेहरे पर देखते हैं, जब भारत का मान, भारत का गौरव पूरे दुनिया में बढ़ा है पूरे, और यह हम सब देशवासियों के लिए, 123 करोड़ देशवासियों के लिए हर्ष का विषय है। आइए इस उत्सव को अंगीकार करें और भारत के आयुर्वेद और प्राचीन ज्ञान विज्ञान में विश्वास कर सिर्फ पूर्वाग्रह के आधार पर जो साइंटिफिक पक्ष है, वैज्ञानिक पक्ष है आयुर्वेद का, योग का, प्राकृतिक चिकित्सा का और भारतीय जीवन पद्धति का, उसको स्वीकार करें। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए रिप्लेस हो जाता है, जबकि वो डायरेक्ट हार्मोन लेते हैं। थायराइड की दवा में तो डायरेक्ट हार्मोन ही देते हैं और अपन उसको नेचुरल तरीके से डील करते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज मंच पर आ रहे हैं और 1 मिनट में ही हम अपना संबोधन प्रारंभ करेंगे। देख रहे हैं और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आप देख रहे हैं, जो हमारे बीच में WHO के अभी वर्तमान एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन और हमारे यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी आ चुके हैं। और अब पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ माननीय गडकरी जी, माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी और आचार्य जी के समक्ष हम इस गौरवशाली उत्सव और अवसर के साक्षी बनेंगे। निवेदन है, कृपया मंच पर आने दें, मंच पर आने दें। आइए। अरे रुक तो जाओ। अरे एक मैं परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि हम समस्त करोड़ों लोगों और पतंजलि परिवार की ओर से एक बुके देकर आज के मुख्य अतिथि माननीय गडकरी साहब का पूरे पतंजलि परिवार की ओर से स्वागत करें शीघ्रता से। और फिर हमारी गरिमा है कि पूरे भारत का नेतृत्व आज आरोग्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर हर्षवर्धन जी कर रहे हैं। उन्हें भी बुके देकर आप स्वागत करें और हमारे सबके मार्गदर्शक और श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज का भी करोड़ों पतंजलि परिवार के साधकों और साथियों की ओर से स्वागत। और अब मैं बिना विलंब के पूज्य स्वामी जी महाराज से कहूँगा कि आज का उद्बोधन और इस कार्यक्रम को शुरू करें। जी जी जी। ये बुक का देना है हर्षवर्धन जी आज ठीक। आज ऐतिहासिक दिन है। वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और योग आयुर्वेद की वैश्विक प्रतिष्ठा हो, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर, एविडेंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट के तौर पर एक जीवन पद्धति के साथ एक चिकित्सा पद्धति, एक
एविडेंस बेस्ड रिसर्च एंड एक्सपीरियंस पर बेस्ड हमारी ये जो सनातन पद्धति थी उसको एक वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा का दिन के रूप में आज का दिन जाना जाए, इसके लिए आज का दिन हमने चुना कि एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का ये दिन और भारत वैश्विक स्तर पर हेल्थ के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे विश्व को लीड करे, एक आत्मनिर्भर भारत से लेकर के विश्व का प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर बने। इसके लिए हम योग और आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक प्रमाणता और प्रामाणिकता के साथ प्रतिष्ठापित करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और पतंजलि ने सैकड़ों रिसर्च पेपर अभी तक पब्लिश किए हैं, अलग अलग रोगों के बारे में, अलग अलग प्रकार के ड्रग्स को इन्वेंट किया है और अलग अलग प्रकार की जो हमारे योग की क्रियाएं हैं उनको भी वैज्ञानिक तथ्यों के साथ में हमने पूरी दुनिया के सामने रखा है। और जो स्थापित जो तथ्य थे उनके उलट हमने डायबिटीज के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक करके और लाइफस्टाइल डिजीज, चाहे वो बीपी है, थायराइड है, चाहे वो ओबेसिटी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के साथ कोरोना जैसी कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर भी एक प्रामाणिक कार्य किया है। और इसमें जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के द्वारा स्थापित जो उसके पैरामीटर्स हैं उन मापदंडों के अनुरूप हमने सबसे पहले डेंगू बनाया डेंगू के खिलाफ, फिर हमने कोरोनिल बनाया। पैरामीटर्स हैं उन मापदंडों के अनुरूप हमने सबसे पहले डेंगू बनाया डेंगू के खिलाफ, फिर हमने कोरोनिल बनाया और कोरोनिल के संदर्भ में 9 रिसर्च पेपर वर्ल्ड के टॉप इंपैक्ट वाले रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। उसमें 16 रिसर्च पेपर पाइपलाइन में है। इसी प्रकार से अलग अलग बीमारियों के बारे में सैकड़ों रिसर्च पेपर्स हमने ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। और जब हमने पिछली बार यहां रिसर्च के संदर्भ में हमने एक कॉन्फ्रेंस किया था, तब भी हमने रिसर्च फाउंडेशन के जितने भी हमारे रिसर्च पब्लिकेशंस हैं वो हमने सारे के सारे आपको उपलब्ध करवाए थे। ये सारे के सारे रिसर्च पेपर्स हैं, ये पहले हम आपको इस संदर्भ में बता चुके हैं। और अब जो इसके बाद जो दूसरे रिसर्च पेपर जो अभी तक पब्लिश हो चुके हैं उन सब का एक हमने ये कंपाइल करके ये दूसरा एक पूरा महाग्रंथ बन गया है। जैसे हमारे यहाँ पर 20,100 ऋचाएं वेदों की है, ऐसे ही ये सारे वो रिसर्च पेपर्स का एक पूरा का पूरा डेटा है यहाँ पर। अब आज का जो संदर्भ है उसके बारे में मैं आना चाहता हूं। जब हमने कोरोनिल, श्वासाहारी और अणु तेल के द्वारा लाखों लोगों को जीवन दान देने का काम किया तो बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए कि इसके साइंटिफिक पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है, नहीं किया गया। कुछ लोगों के मन में ही ऐसा रहता है कि रिसर्च का काम तो केवल जो है विदेश में ही हो सकता है, और वो भी आयुर्वेद में रिसर्च का काम कोई करे तो लोग शक की निगाहों से देखते हैं। वो शक के सारे बादल हमने अब छांट दिए हैं और कोरोनिल से लेकर के अलग अलग बीमारियों के ऊपर जो पतंजलि ने रिसर्च किया है, मैं एक संदर्भ के साथ आज की इस बात को कहना चाहता हूं। आदरणीय हमारे इस देश के लिए गौरव की बात है कि पहली बार एक वैश्विक स्तर पर हमारे देश के एक खुद जो डॉक्टर हैं और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको WHO के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व निभाने का सौभाग्य मिला है। भारत लीड कर रहा है इस समय WHO को, और उसके हमारे एक बहुत ही गरिमापूर्ण व्यक्तित्व जिन्होंने स्वास्थ्य को हमेशा एक सेवा मान करके, और मंत्री बनने के बावजूद भी अब कभी कभी अतिरिक्त व्यवसाय हो जाए तो अलग बात है, अभी भी रोगियों को देखना, उनकी सेवा करने को अपना सौभाग्य समझते हैं। ऐसे इस देश के एक खुद जो चिकित्सक हैं, ऐसे स्वास्थ्य मंत्री
और जो स्वभाव से बहुत ही करुणाशील, बहुत दूरदर्शी हैं, और इस के साथ साथ उनकी अध्यक्षता में और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गडकरी साहब, जिनके साथ में हमारा एक अनन्य आत्मीय प्रेम होने के साथ साथ मोदी सरकार का काम इस देश के 6,38,365 गांवों तक दिखता है, जमीन पर दिखता है। और मैं आपने एक बार आज से 6 साल पहले आदरणीय गडकरी साहब से कहा था कि जब हम हरिद्वार से दिल्ली आते हैं तो हमको 6 घंटे लग जाते हैं। उस 6 घंटे की यात्रा को इन्होंने 3 घंटे में तब्दील कर दिया है। ये एक हरिद्वार से और दिल्ली के द्वार तक पहुंचने की बात ही नहीं कह रहा हूं, पूरे देश में। अब 2 घंटे में करने वाले, अब 2 घंटे में करने वाले हैं। माने इस देश में लाखों किलोमीटर की सड़कों का, और जब मैं यूरोप जाता था, अमेरिका जाता था, कनाडा जाता था, जब मैं गया जापान और साउथ कोरिया, तो मैंने देखा इतने फर्स्ट क्लास वहां पर हाईवेज हैं, लगता था ऐसे भारत में वो कब होगा। खाली ये सड़कों का जाल बिछाने को लेकर के ही नहीं, माने जिनके भीतर एक बहुत बड़ी सोच है देश के निर्माण के लिए, एक दृष्टि संपन्न, एक वैश्विक नेतृत्व का सामर्थ्य जिनके अंदर है, ऐसे एक महान विभूति हमारे साथ हैं आदरणीय गडकरी साहब। हम दोनों का प्रथम तो पतंजलि योगपीठ, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से अभिनंदन करते हैं, और आज मैं श्रद्धेय आचार्य श्री की ओर से और हमारे पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो प्रमुख हमारे उसके डॉक्टर हैं, अध्यक्ष हैं उसके, हमारे PRI के, ऐसे अनुराग वार्ष्णेय जी का अभिनंदन करता हुआ सबसे पहले बुक का विमोचन कर देते हैं जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, और कोरोना के जो पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, और किस तरह से कोरोनिल स्वास्थ्य अणु तेल के द्वारा हमने लाखों लोगों की जान बचाई और करोड़ों लोगों के भीतर हमने हौसला जगाया, और सबसे ज्यादा रिकवरी रेट, मैं किसी भी पैथी के संघर्ष को यहां पर प्रतिष्ठापित नहीं करना चाहता, भारत में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट है, सबसे कम डेथ रेट है, और करोड़ों लोग संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हुए हैं। तो उसमें जहां एक और मॉडर्न मेडिकल साइंस की भूमिका है, तो दूसरी ओर उसमें बहुत बड़ी भूमिका उसमें हमारे एंसेंट साइंस की भी है, योग आयुर्वेद की भी है। करोड़ों लोग अपने घर पर बैठे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, योगिक प्रैक्टिसेस कर रहे थे। करोड़ों लोग अपने घरों में काढ़ा पी रहे थे, कषाय पी रहे थे, क्वाथ पी रहे थे, और उससे एक नया कीर्तिमान बना है। तो मैं आज सबसे पहले उन्हीं 2 बुकलेट्स के विमोचन के लिए यहाँ मैं परम आदरणीय श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को और परम आदरणीय श्री गडकरी जी को निवेदन करता हूं कि उसका विमोचन के लिए अनुग्रह करें। तो ये तो कोरोना के ऊपर जो पूरे उसके साइंटिफिक जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करते हुए औषधि बनाई, और ये टोटल जो उसके रिसर्च पेपर्स हैं जो इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं, 9 रिसर्च पेपर्स, और 15 जो उसमें पाइपलाइन में है। तो मैं चाहता हूं कि दोनों का ही एक साथ ही ले लें तो अच्छा है, तो एक पूरा ही हो जाएगा। जी 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 साहब। 3 बड़े मकसद हैं। योग आयुर्वेद को वैज्ञानिक मापदंडों के साथ साइंटिफिक रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेंशन के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हैं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ट्रीटमेंट के तौर पर योग आयुर्वेद की वैश्विक प्रतिष्ठा, एक सस्टेनेबल हेल्थ, वह योग आयुर्वेद और भारतीय जीवन पद्धति से पूरे विश्व में प्रतिष्ठापित हो, और आत्मनिर्भर भारत से लेकर के विश्व का प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य के संदर्भ में आत्मनिर्भर बने। इस संकल्प के साथ आज हमने ये कोरोना से लेकर के अलग अलग जो बीमारियों के ऊपर रिसर्च बेस्ड जो ट्रीटमेंट, रिसर्च बेस्ड जो पूरा का पूरा
ये हमारी जो एंसेंट नॉलेज की जो की प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ किया गया है। आज से 4 साल पहले जब मोदी साहब आए थे पतंजलि में, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के उद्घाटन में, उन्होंने कहा था कि मैं योग आयुर्वेद को एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के तौर पर, मेडिसिन के तौर पर मैं देखना चाहता हूं। तो उसके काफी चरण हमने पूरे कर लिए हैं और उस पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास, उसकी आधारशिला हमारे आदरणीय श्री हर्षवर्धन जी ने रखी थी। तो हम उनका भी कृतज्ञ हृदय से अभिनंदन करते हैं कि जिसकी नींव उन्होंने डाली थी, आज उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अनुसंधान का भवन और एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कार्य वहां पर हो चुका है। मैं एक एक करके दोनों हमारे अभिभावक रूप यहाँ पर मंत्री हैं, उनसे कहूँगा कि वो अपनी बात यहाँ पर रखें। मैं प्रथम आदरणीय श्री गडकरी जी से कहूँगा कि वो अपने आशीषों से अनुग्रहित करें। आदरणीय बाबा जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आचार्य बालकृष्णन जी, अनुराग जी और उपस्थित सभी मीडिया के भाई और बहनों, मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि हमारे योग विज्ञान और आयुर्वेद में रिसर्च करने के लिए आचार्य, मुझे बहुत प्रसन्नता है क्या किया देश के सबसे महत्वपूर्ण स्थल नोएडा में इस निवेश को मूर्त रूप देने जा रहा है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का न केवल आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, अपितु देश के सबसे अधिक युवा भी उत्तर प्रदेश में हैं और देश का सबसे बड़ा मार्केट भी अपने आप में उत्तर प्रदेश है। भारत के अंदर निवेश की जो सबसे अधिक संभावना वाला क्षेत्र है वह नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में दुनिया के सबसे अच्छे निवेश के लिए हमारे पास निरंतर प्रस्ताव आ रहे हैं। जब पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही थी, उस समय हम लोगों ने न केवल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने में, बल्कि प्रदेश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत करने में जहां सफलता अर्जित की, वहीं साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ने बड़े पैमाने पर न केवल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बल्कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश को भी आमंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। जो कुछ बड़े निवेश इस दौरान वहाँ पर हुए हैं, इसमें डाटा सेंटर की स्थापना के साथ ही देश का पहला डिस्प्ले यूनिट भी हमारे इस क्षेत्र में तेजी के साथ उनकी स्थापना का कार्य आगे बढ़ रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज मेसर्स आइकिया का यह निवेश भी यहाँ पर मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारी अपनी बहुत पारदर्शी और व्यवस्थित नीतियाँ प्रदेश शासन की हैं, जिससे किसी भी निवेशक को किसी भी प्रकार की कोई समस्या प्रदेश के अंदर निवेश करने में न हो,
और प्रदेश के अंदर हम लोग न केवल निवेश परक और रोजगार उन्मुखी उद्यमों की स्थापना की दिशा में मजबूती से कदम उठा सकें, बल्कि अधिक से अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी आकर्षित कर सकें। इस दृष्टि से प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियां और प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए कदम जहां बहुत प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं साथ ही साथ आज का यह अवसर हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइकिया अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका महिला सशक्तिकरण, बाल विकास सहित सामाजिक योजनाओं के क्षेत्र में भी इन्हें महारत हासिल है। और मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 5500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लगभग 850 करोड़ रुपए की लागत से भूमि संबंधी नोएडा की भूमि हस्तांतरण से संबंधित जो कार्रवाई इसके साथ ही प्रारंभ हो रही है, यह प्रदेश के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने में काफ़ी बड़ी मदद करेगा। आइकिया जन सामान्य के लिए इस क्षेत्र में न केवल शॉपिंग मॉल, होटल, ऑफिस, रिटेल आउटलेट आदि के निर्माण की कार्रवाई एक समय सीमा के अंदर करेगा, बल्कि आने वाले समय में यहाँ प्रदेश के अन्य शहरों में भी निवेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान देगा। मैं एक बार फिर से आइकिया ग्रुप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपका जो निवेश है यह आइकिया के लिए एक सुनहरा अवसर होगा, क्योंकि यह निवेश ऐसे क्षेत्र में हो रहा है जहां पर पहले से ही हम एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी एक नई फिल्म सिटी यमुना अथॉरिटी में प्रस्तावित है और भी तमाम प्रकार के निवेश उस क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आइकिया अपने इस निवेश के माध्यम से देश के सबसे बड़े बाजार में भी प्रवेश करने के साथ ही उन्हें अपने इस निर्णय पर गौरव की अनुभूति होगी कि उन्होंने नोएडा में किए हुए इस निवेश के माध्यम से जो निर्णय लिया, जिसके लिए प्रदेश सरकार और हमारे औद्योगिक विकास विभाग के द्वारा उनसे बार बार और बहुत समय से जिस बात के लिए एक संवाद बनाया गया था, उन्हें स्वयं अपने इस निर्णय पर आने वाले समय में गौरव की अनुभूति होगी कि उनका जो निवेश है एक अच्छे स्तर पर और उनके स्वयं के निवेश को कई गुना बढ़ोतरी करने में एक निर्णायक साबित होगा। एक बार फिर से मैं नोएडा अथॉरिटी को और आइकिया को इस MOU के लिए हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हमारी अथॉरिटी भी समयबद्ध ढंग से निवेशकों के विश्वास को मजबूती के साथ बनाए रखने के साथ ही कार्य करेगा और आइकिया जैसी संस्थाएं उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश को सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में चुनते हुए और भी अधिक निवेश न केवल NCR रीजन में बल्कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी सहज रूप से करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो स्वीडन की बहुत बड़ी कंपनी है आइकिया, जिसके साथ एक बहुत बड़ा करार यूपी सरकार की तरफ से हो गया है।
घरेलू उत्पाद बनाती है स्वीडन की कंपनी। एमओयू साइन किया गया है स्वीडन की इस कंपनी के साथ। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, तो आइकिया कंपनी के साथ एमओयू किया गया है। घरेलू उत्पाद बनाने वाली ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत बड़ी कंपनी है आइकिया, जिससे अब आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलने वाला है। तो रोजगार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कही जा सकती है योगी सरकार की। आइकिया कंपनी के साथ एमओयू, घरेलू उत्पाद बनाने वाली स्वीडन की ये कंपनी।